अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आपने मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर बहुत हो गया है, इसराइल हमास अभी तक चल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर उसको बाद में कभी किसी और दिन डिस्कस कर लें। और आज हम अगर डिस्कस करें गगनयान पे, अगर हम बात करें, एक मिशन और जो भारत की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उसमें जो है वो चांद के ऊपर, मून पे जो है वो लोगों को भी भेजा जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि भारत बहुत काम कर रहा है। क्या पहले भी किया जाता रहा है और नोटिस अभी हुआ है, या आपके ख्याल से अभी ही मोदी जी के ही टाइम में ये सब चीजें जो है या ये सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए? नहीं, इनका तो मेरे ख्याल से मिशन है, ये कुछ 2030 के हैं, कुछ 2035 के हैं। तो अभी तो ऐसा कोई इमीडिएट नहीं है कि ये हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गगनयान के या उसके, वो फुलफिल हो जाएंगे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जो हुआ था, वो एक ट्रायल मिशन था कि भाई अगर अबोर्ट करना पड़े बीच में किसी स्पेस मिशन को गगन, तो क्या हम उसको कर सकते हैं। बट गगनयान मिशन तो जो मेन है कि ये एक मतलब दिस प्रोजेक्ट अगर मैं आपको पढ़ दूं, जो इसरो इसको कहता है, बेस्ट वे में उन्होंने डिफाइन किया है कि गगनयान प्रोजेक्ट envisages demonstration of human space flight capability by launching crew of 3 members to an orbit of 400 kilometer for 3 days mission and bring them back safely to earth by landing in Indian sea waters. So इसका मतलब ये है कि जो गगनयान है, प्रोजेक्ट है, उसका पर्पज ये है, जब ये सारे टेस्ट हो जाएंगे और मेरे ख्याल से 3 से 4 साल बाद जब इसका सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद इनको गो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, तो उसमें ये होगा कि एक स्पेस क्राफ्ट में 3 इंसानों को बैठा करके ये भेजेंगे और 400 किलोमीटर की ऊंचाई से, अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये भेजेंगे। और ये स्पेस क्राफ्ट 3 दिन तक रहेगा आपका स्पेस में ही। 3 दिन बाद ये स्पेस से वापस आएगा, और जब स्पेस से वापस आएगा तो इंडियन ओशन के किसी इलाके में गिरेगा, और उसके बाद वहां से फिर इन जो हमारे ये एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। सो दिस इज ऑल इन ऑल अबाउट गगनयान। उसके बाद है इंडिया का स्पेस स्टेशन का मिशन है कि इंडिया एक अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा या स्टैब्लिश करेगा स्पेस में। फिर उसके बाद फाइनली है लूनर मैन मिशन। सो 2 तरह के मैन मिशन है, इनको लोगों को अलग अलग समझना चाहिए। लूनर मैन मिशन मतलब चांद पे आदमी उतरे, वो एक अलग मिशन है। और ये जो गगनयान है, इस पे चांद पे नहीं जाना है। गगनयान जो है आपको स्पेस में भेजेगा, स्पेस क्राफ्ट को। क्योंकि जैसे हम देखें, ये जो हमारी हवाई जहाज है, ये एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक उड़ता है, उसके आगे नहीं जाता है। तो स्पेस में आपको भेजना है अगर मनुष्य को, तो उस तरीके का स्पेस क्राफ्ट होना चाहिए, उस तरीके की बड़ी हाई एडवांस कटिंग एज टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। वो डिमॉन्स्ट्रेशन ये कर रहे हैं अभी। और जब ये सारे डिमॉन्स्ट्रेशन पास हो जाएंगे, तो इसमें 3 आदमी बैठेंगे गगनयान में, और 3 आदमियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे भेजा जाएगा, और वो 3 दिन तक स्पेस में रहेंगे। उसके बाद वो वापस आएंगे। सो दिस इज ऑल इन ऑल गगनयान मिशन। इस तरीके से और भी है, जो चंद्रयान वाला है होगा, वो 4 मेरे ख्याल से, उसमें वो मैन आदमी को चंद्रमा पे भेजेंगे। सो दिस इज ऑल इन ऑल। तो अभी दूर है, अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही होगा। तो मेरे ख्याल से सब 2030 या 2035 में ऐसे ही क्यूड अप है। लेकिन सर इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कई दूसरे प्रोजेक्ट्स, ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि बाकी सारी दुनिया में भी कई कंट्रीज अपनी अपनी जगह पे कई काम कर रही थी, बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। तो आपके ख्याल से ये जो इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर शुरू हुई है, उससे उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितना असर पड़ेगा? इसके अलावा पाकिस्तान में भी ये बात की जाती है और मैंने कई इंडियन जो है एनालिस्ट हैं उनको भी सुना है। तो उनका ये कहना है कि इस तरह का कोई अटैक जो है वो कश्मीर के ऊपर लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे पे कर सकता है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है? देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट अगर पॉसिबल हो भी तो उससे होगा क्या? एक इलाके में ही होगा। इंडिया बहुत बड़ा रीजन है और बहुत बड़ा इलाका है। अगर किसी इलाके में कोई, कश्मीर में कुछ होता है, जैसे कश्मीर में तो कब से कुछ हो रहा है, कश्मीर तो कभी नॉर्मल हुआ ही नहीं 1980s के बाद से, 1990s के बाद से।
तो वी आर अकस्टम टू इट। अगर कुछ होता है तो वी आर वेरी मच केपेबल टू कंटेंट द वॉर विद इन दैट एरिया, या कंटेंट द काउंटर ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस विद इन दैट एरिया। उससे रेस्ट ऑफ इंडिया में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन आरजू जी, ये यहाँ पे आपको ये समझना होगा ना कि भारत ये क्यों कर रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल फीट और ये वो करना, हमारे ऊपर अटैक शुरू से होते आ रहे हैं कि ये तो खाने के पैसे नहीं है, इनके यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, और ये नहीं है, और ये जा रहे हैं स्पेस में। देखिए ऐसा है आरजू जी, पिछले अगर आपने इंडिया के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें उठा के पढ़े या फिलोसफी की किताबें उठा के पढ़े, तो आपको मिलेगा कि इंडिया ने साइंटिफिक अचीवमेंट्स इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी की हुई थी, मगर कुछ एक आइडियोलॉजीज ऐसी आई जिन्होंने इंडिया की साइंटिफिक अचीवमेंट्स को अंदर ब्रश्ड अंडर द कारपेट जिसे कहते हैं डाल दिया, और हमारी अजीब पहचान बना दी। हमें स्नेक चार्मर बना दिया। आप हमारे यहाँ एक तंजावुर का वो है मंदिर है, आप जाके देखिए, एक स्टोन से बना है, कोई प्लास्टर नहीं लिखा हुआ है, 6 किलोमीटर लंबा रैंप लेकर के 60 या 80 टन वजनी जो वो है पत्थर का आकार, वो टेम्पल पे जाके रखा गया, जो टेम्पल पिरामिड से भी ऊंचे है। इतनी हाई तो क्वालिटी की साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग थी, वो सब हटा दिया। आप दुनिया में ना आज माइक लेकर के किसी से पूछने जाइए इंडिया के बारे में, क्या वो बोलेगा करी। इंडिया से, इंडिया का नाम आते दिमाग में क्या आएगा, तो वो बोलेगा भीड़, गंदगी, कल्चर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम बोलेगा तो जर्मनी का नाम याद आएगा। जब जर्मन्स को पैंट पहनना नहीं आता था, तब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर इस तरीके के डिजाइन, और बिकॉज मंदिर बनाना यानी कि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, और आपका जो जिस आर्कियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, सब तरीके की इंजीनियरिंग लगती है उसमें, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ वेट, प्रेशर एंड ऑल दैट। ये सब इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाए गए हैं, और वो पत्थरों को काट के बनाए हैं, मतलब कोई सीमेंट सर मैंने देखा है सर, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ कराची में जो है वो पूरा वो है पहाड़ है, उसको काट कर, उस माउंटेन को काट के और तराश के मंदिर बना हुआ है। मैं नेक्स्ट टाइम जब कराची जाऊंगी मैं डेफिनेटली वो मंदिर दिखाऊंगी। लेकिन सर ये जैसे आप भी कह रहे हैं, क्यों ये साइंस और टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं, जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, वो इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हो पाई? भाई देखिए, ऐसा हुआ ना कि ये जो हमको पेगन प्रूफ करना था, देखिए आई विल कॉल स्पेड ए स्पेड। कुछ आइडियोलॉजीज आई जिनमें मोनोथीज्म खास करके थी, और मोनोथीज्म में ये जो मिडिल ईस्ट वाला मोनोथीज्म है, उसमें ये आया कि ये जो नॉलेज लेके आ रहे हैं मोनोथीज्म का, इसके अलावा जो नॉलेज है वो पेगनिज्म है, वो इंफीरियर नॉलेज है, वो खराब नॉलेज है। तो ये पेगनिज्म प्रूफ करने के लिए कि ये लोग पेगन, इनको कुछ नहीं पता है, हमारी ये आइडेंटिटी बनाई गई टू जस्टिफाई दी अदर फिलोसफीज। ये एक जैसे आप देखें ना, इस्लाम की भी एक आइडेंटिटी यही है ना कि इस्लाम के पहले जाहिलिया था। इस्लाम जाहिलिया को दूर करने के नाम है, तो इस्लाम काइंड ऑफ अ नॉलेज, रिविलेशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। तो पॉइंट वही है कि ये जो आई आइडियोलॉजीज, इन्होंने हमें पहले डिमोनाइज किया, हमें ये बताया कि ये इंफीरियर नॉलेज है, ये जाहिल लोग हैं, ये मूर्ति पूजक लोग हैं। इन्होंने ये सारी चीजें सिर्फ हमारी जो है झूठ और अजीब सी कंस्ट्रक्टेड स्टोरी बनाई, और वो हम पे चिपका दी। हम आज तक उसी से नहीं निकल पा रहे, और हम निकलने की कोशिश करते कहते ये सेफ्रनाइजेशन कर रहा है। अगर हम अपनी बात बताना शुरू करें कि हिंदुत्ववादी है, ये कहना शुरू कर देंगे। अभी आपने जो मंदिर की बात बताई, ऐसे में कितने, आप कोणार्क का सन टेम्पल देख लें, आप जाकर के किताबें पढ़ लें, सूर्य सिद्धांत, वरामिहिर का सिद्धांत और आर्यभट्टा का सिद्धांत, ये सब आप पढ़ें। ये रिटन डॉक्यूमेंटेड किताबें, कोई हवा की भी बात नहीं है। और फिर जैसे हमने कई बार पाकिस्तान में भी सुना कि सारा इस्लाम से नॉलेज लेकर के बाकी लोग ज्ञानी बन गए। अच्छा, हमारा भी यही क्लेम है, हमारा भी यही क्लेम है, और डिट्टो, कि भाई इंडियंस को नॉलेज आता था, जो गया पहले अरब, अरब से जो है यूरोप, यूरोप से फिर हमारे पास आ गया, और विच इज प्रूवन, डॉक्यूमेंटेड है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तो प्रूव करो ना, उस नॉलेज को अप्लाई करके उसका रिजल्ट दिखा दो। जैसे हमारे पास वो रिजल्ट, वो नॉलेज थी, और अमेरिका ने और नासा ने तो पूरी कोशिश की कि हमें वो जदीद टेक्नोलॉजियां ना मिले, लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज के बल पे वो अचीव कर लिया, और आगे भी करते जा रहे हैं। जैसे रशिया है, वो तो नहीं लैंड कर पाया चंद्रयान 2 को, अपना जो उनका लूना 3 मिशन था, लेकिन हमने चंद्रयान 3 को सेकेंड अटेम्प्ट में सॉफ्ट लैंड करवा दिया। सो नॉलेज था ना, वो नॉलेज को जब हम अप्लाई करने पे आए तो वो हो गए। तो पॉइंट ये आरजू जी, कि हमें डिमोनाइज किया, हम कुछ और हैं, हम फिलोसोफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, हम जो ट्रेडर्स हैं, हम कॉमर्शियल पर्सन हैं, हमें
पेगन प्रूफ करने के लिए हमारी सब चीजों को हटा करके स्नेक चार्मर और पता नहीं अजीब अजीब सी फोटो लेकर के, चूंकि हिंदुस्तान की एक और खास बात थी, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म था, तो लोग ना बनने ठनने का उतना शौक नहीं है। जैसे आप हिंदुस्तान में आए, तो मैं जब मिडिल ईस्ट में या सेंट्रल एशिया में गया, तो मैंने एक चीज देखा, वहां पे लड़कियों में मेकअप का भूत सवार है। दे हैव टू लुक ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। आप समझ रही हैं, मतलब कि अगर वो सो के उठी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो तो मेरे पड़ोस में थी, वो सो के उठने के बाद फर्स्ट थिंग शी विल डू, वो बैठ जाएगी उसके आगे, क्या नाम है, मेकअप के आगे, फर्स्ट थिंग। मैं हैरान हो गया। आप इंडिया में आए, मेकअप का कोई क्रेज ही नहीं है। जो लड़कियां थोड़ी बहुत मॉडर्न शहरों में ले रही हैं, वो तो कुछ कर भी लेती हैं, जो गांव की और जो इधर उधर है महिलाएं, उनको कोई मेकअप का वो नहीं। और शहर में भी मिनिमम है, अगर वो लड़की कॉलेज इंजीनियरिंग में पढ़ रही है तो बहुत बहुत लिपस्टिक लगा लेगी, थोड़ा बहुत इधर पाउडर लगा लिया। लेकिन आप सेंट्रल एशिया में जाएं तो वुमेन आर अंडर प्रेशर टू लुक ब्यूटीफुल, लुक क्लीन, लुक डॉल। मतलब वो इंसान नहीं अफोर्ड कर सकती, बाल नहीं हो सकते, कुछ और नहीं हो सकता, फेशियल हेयर नहीं हो सकते, ये सब बड़ा फ्राउंड अपॉन है। वो महिलाएं कॉन्शियस भी रहती हैं। हमारे यहाँ ये नहीं मिलेगा आपको। हमारे यहाँ आपको, मेरी फ्रेंड्स थी, उसके मुंह वो बकायदा हमारे बराबर आ रहे होते थे। हमें कई बार बोलने लगते थे कि यार भगवान के लिए यार बड़ा अजीब भी लग रहा है, कुछ करो। तो वो फिर अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता था उनको। आपने शायद नहीं देखा था, नहीं सर, ईरान ऐसा काफी विजिबल मुंह चाहते हैं भाई। सही। तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो क्रेज कि आपको मेकअप कराना है या कुछ ऐसा कराना है, बहुत कम। नहीं कुछ सर, खैर हर खूबसूरत लगना सर हर एक का राइट है, मैं उस पर कोई नहीं, ऑब्जेक्शन खूबसूरती का नहीं कर स्टैंडर्ड सकती अलग अलग है कि ना, कि खूबसूरती का स्टैंडर्ड हर अलग है। औरत खूबसूरत लगना चाहती है, ये तो फैक्ट है, चाहे जैसे नहीं, मर्जी। वो लगना चाहती है, मगर मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड जो भार है खूबसूरत लगने का, वो इंडिया में मैं तो कम है। हर चीज अप्रिशिएट नहीं करूंगी कि उनकी भी आपकी तरह मुझे निकल आए। हाँ, अब मतलब मेरे जैसी, मतलब उसके यहाँ पे काफी विजिबल काली वो लाइन होती थी, और इतने बड़े बड़े बाल, अब मैंने उसको कह दिया कि मैं तो कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगी कि ऐसा हो। नहीं, अप्रिशिएट मैंने भी नहीं कहा। मैंने उससे कहा यार कि भाई कुछ दिन में तो वी विल टुगेदर, मुझ पे ताव दे रहे होंगे यार। तो बेचारी झेप गई। शी वाज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन वो बड़ा, उसने मुझे गालियां दी बाद में आके, तुम पब्लिक में मेरे ऐसा बोल दिया। मैंने कहा यार लग रहा था तुम्हारी मूछें मेरी से ज्यादा वो घनी दिख रही थी भाई। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है। आप देखेंगे कि उतना लोग मतलब, तो इंडियंस, इवन पुरुष भी, आप बनारस बनारस में आएंगी ना, तो लोग वहां बैठे होंगे पान की दुकान के आगे, और पेट, ये जो गंजी है वो पेट पे डाल लेंगे, और उसके बाद छोटा सा वो पहन करके चलेंगे। प्रोफेसर भी जो है वो एक कुर्ता पजामा में आ जाएगा, कोई टाई शाई नहीं। जिसको जितना नॉलेज होगा वो उतना ही जो है ना कम बनेगा ठनेगा। आप देखेंगे उसको, वो फिर एकदम स्पिरिचुअलिज्म की ओर चला जाते हैं। उनके यहाँ पे ये हमारी एक सोच है, और यूरोप में नहीं, होना इसी नहीं सोच को, चाहिए। आई फील होना नहीं चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल, उनको थोड़ा अपने अपना जो हुलिया है या अपने आप को थोड़ा सा अच्छा नजर आना चाहिए। मैं तो अपने फ्रेंड्स को, इवन जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मैं तो उन्हें भी बहुत टोकती हूँ, ऐसा रुमाल लगा लो, ऐसी जैकेट पहन लो। मैं तो बहुत आइडियाज देती हूँ, वो बेचारे मुझसे तंग भी होंगे, इनको लेकिन मैं हमारे नहीं यहाँ छोड़ती किसी सेक्सुअल कहते हैं। इंडियंस है फकड़ों का देश। इंडियन जो देश, इंडिया जो है, ये लोग स्पिरिचुअली इतने हाई कंटेंट रहते थे, कपड़े में ये नहीं उतना फोकस करते हैं। मतलब मैं खुद को भी देखता हूँ, हम्म। मतलब जब आपके हम्म। दिमाग में इतना अगर कॉन्फिडेंस है ना, यू डोंट केयर हाउ यू लुक। ये है प्रॉब्लम कह लें आप। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि अच्छा बन-ठन के सजना संवरना चाहिए, अच्छे दिखना चाहिए। नहीं है ऐसा। आपको मिलेंगे प्रोफेसर अच्छे खासे एकदम आईआईटी वाईआईटी के बड़े से, यहाँ से पैंट से निकली हुई है जेब, और वो ऐसे ही जाके पढ़ा रहे हैं, पैंट फटी हुई है, जाके क्लास में लेक्चर दे देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। थैंक गॉड, मेरे सारे दोस्त बहुत हैंडसम है और बहुत वेल ड्रेस्ड भी हैं। आई एम हैप्पी इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आप भी ठीक ठाक वेल ड्रेस्ड नहीं, मैं आपके यहाँ पे है। आने के लिए कोशिश करता हूँ। मैंने नीचे कमेंट पढ़े हैं कि यार तू जैसे भी आता है वैसे बैठ जाता है। मैंने ये कमेंट अपने लिए भी पढ़े हैं भाई कि कुछ तो यार प्रोफेशनलिज्म रखो। बट आई एम सेइंग दिस इज व्हाट इंडियन मेंटालिटी। तो इसको देखा जब यूरोप ने ना कि यार ये तो ऐसे रहते हैं यार, गंदे संदे रहते हैं, कोई कपड़ा भी नहीं है। और जो एक बहुत बड़ा साधु ज्ञानी आदमी था, ऋषि मुनि था, उसको भी वो समझते थे तो फक्कड़ है, लेकिन वो मुंह खोलेगा तो वो जीत, आप उससे बात ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक पिक्चर बना दी हमारी, इंडिया को ये बेच दिया, ये है इंडिया। अभी आज का, अगर आप इस बार का इकोनॉमिस्ट पढ़ें, इकोनॉमिस्ट ने इतना खराब लेख लिखा है इंडिया के लिए
कि इंडियंस ने कैनेडियंस को चैलेंज कर दिया है, अब तो इनको इसका कॉन्सिक्वेंस भोगना पड़ेगा। इंडियंस इंटरनेशनल रिलेशन में अब अपनी बात रख रहे हैं, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। मतलब वो ये चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने। उनको ये नहीं पता है कि जिसको वो इंटरनेशनल रिलेशन कह रहे हैं उसको तो चलाने वाले हम थे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का मेन सेंटर होता है ट्रेड। और 2000 साल तक इंडिया और चाइना मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड थे, वर्ल्ड जीडीपी थे। तो तुम हमको सिखा रहे हो? तुम्हारे पास आज पैसा आया है। ट्रेड का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन, और कोई इंटरनेशनल रिलेशन नहीं था। ये तो 8वीं 9वीं शताब्दी से एक दो थ्योरीज आई जिन्होंने तलवार के हिसाब से दुनिया को बदलने की कोशिश की। वरना ये आप अगर छोड़ दें, ये मतलब 1000 से या 800वीं शताब्दी से 800 एडी से, और ये जो लगा 500 1500 1600 तक चला, जो ये फोर्स के थ्रू तलवार लेके इसको जीतना उसको जीतना, उसके अलावा कभी दुनिया में ये आपको प्रेसिडेंट नहीं मिलेगा कि कोई तलवार उठा के निकला कि हम चलो उसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे। लड़ाइयां हुई हैं, मगर वो दूसरे रीजंस की वजह से हुई लड़ाइयां। तो पॉइंट मेरे कहने का मतलब यही है आरजू जी कि इंडियंस बाय नेचर आर स्पिरिचुअल, दे डोंट वांट टू लुक सैपियोसेक्सुअल। वो आजकल का मॉडर्न कुछ बच्चा लोग है जो अमीर घर में आ रहा है, वो तो बड़ा आपको मिलेगा वेल ड्रेस्ड, वेल टोन्ड। मेजॉरिटी इंडियन आपको वही मिलेंगे। उनको वो कुछ भी पहन के, लाल जूता, अरे काला चप्पल फटा हुआ, उसमें भी वो निकल जाएंगे। हमारे पड़ोस में हमारे फैकल्टी, आप उनको मैं कभी दिखाऊंगा, ऐसे ही निकल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नहीं हमारी खैर, इमेज बना। मैं ये सब इसलिए नहीं कहता हूँ इमेज, कि आपके लोग, एक मिनट बात मैं लूंगा, जो लोग इसको भूल गए कि मैं क्यों ये बात कर रहा, ये वो हमारे अपीयरेंस को, फिजिकल अपीयरेंस को उन्होंने हमारी आइडेंटिटी बना दी कि ये चूंकि रहते ऐसे हैं गंदे संदे, या उतना वेल ग्रूम्ड नहीं रहते। गंदे संदे इज अ रॉन्ग वर्ड, बिकॉज इंडिया हाइजीन में बहुत आगे था। ये वेल ग्रूम्ड नहीं रहते, तो ये लोग ऐसे ही हैं। ये हमारी इमेज बना दी। नहीं होना तो नहीं चाहिए सर कि इस तरह से इमेज बन जाए, लेकिन बहरहाल जो पहली, अगर आप कोई टीवी देख रहा हो, कोई यूट्यूब देख रहा हो, कुछ भी हो, फर्स्ट टाइम तो हम किसी की अपेयरेंस ही देखते हैं ना, वो क्या बात कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत वेल ड्रेस लोग हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो आपको 1 मिनट के लिए उनकी बात सुनना मुश्किल हो जाती है, इतनी बेकार बातें भी करते हैं। लेकिन खैर, मेरा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारतीय दोस्त हो मेरे। आई एम हैप्पी एंड आई एम सो मच लकी कि वो सबके सब गुड लुकिंग भी हैं और वेल ड्रेस्ड भी हैं, और थोड़ा बहुत थैंक यू, अगर थैंक मैं यू। कुछ बोलूं तो सुन भी लेते हैं, माइंड भी नहीं करते। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं जर्मनी में जब पहुंचा ना, हैम्बर्ग में, हम्म। तो मैं बस में बैठा। तो बस में मैंने देखा फोटो, क्योंकि आप तो हम्म। यूट्यूब की बात करनी है ना, मगर आप अगर इंडिया आएंगी तो वो जो फोटो खींचते हैं आप, वो फोटो में एक उसने साधु था, अपना तिलक विलक लगा के, और ये बैठा हुआ था यूं, और वो फोटो उन्होंने जर्मनी में ऐसे लगाई हुई थी, मतलब बस में लगाई हुई थी। क्या उसका पर्पस था मुझे नहीं पता, बट दैट्स हाउ दे प्रेजेंटेड इंडिया। जर्मन में मेरी फ्रेंड बताती थी, उन्होंने अपने किताबों में पढ़ा है कि इंडिया में गंदगी है, इंडिया में ये, इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भुलवा दिया। भाई दुनिया को दिया है हमने, मैं किताबों के साथ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ देने को तैयार हूं। लेकिन इन्होंने हमारी आइडेंटिटी क्या बना दी, हमारी मतलब आपकी और हमारी आरजू जी, कि हम स्नेक चार्मर है, सिर्फ इसलिए कि इनकी जो थ्योरी आई वो थ्योरी सेल्फ सस्टेनेबल नहीं थी। उस थ्योरी को एग्जिस्ट करने के लिए सामने वाली थ्योरियों में कमी निकालनी थी, उन्होंने वो निकाला। अगर उनकी सेल्फ सस्टेनेबल थ्योरी होती ना, तो वो कहते कि भाई तुम अपनी तुलना कर लो, हम तुम्हारी तुलना कर ले, आ जाओ बात हो जाए। वो नहीं किया बिल्कुल। उन्होंने। उन्होंने अपनी किताबों में हमारी बारी, हमारी जो थ्योरी की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, झूठ जिसको कह ले आप, वो उन्होंने छाप दिया। जैसे वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, मैं ताल ठोंकता हूं, मैं आपके यहाँ चैलेंज देता हूं। जैसे मैं कहता हूं मैं शूद्र ब्राह्मण हूं, कि कास्ट सिस्टम में हायरार्की नहीं है, और कास्ट सिस्टम जो था वो डिवीजन था वर्क का, लेबर का, गुण का। आप अगर पढ़ ले गीता का, वो भी है कि मतलब आप जैसे प्रोफेसर और जेनिटर एक नहीं हो सकते, प्रोफेसर और जेनिटर एक नहीं हो सकते, दे आर डिफरेंट सिमिलरली, बट प्रोफेसर और जेनिटर हैं तो वो एक दूसरे से छोटे नहीं है। अगर कोई किसी को आप प्रोफेसर बना रही है और किसी को जेनिटर, मतलब जो बाथरूम या जो यूनिवर्सिटी को साफ कर रहा है, उन दोनों को अगर आप दो अलग अलग डेजिग्नेशन दे रहे हो, और जेनिटर आपको लग रहा है कि वो साफ कर रहा है इसलिए गलत खराब काम कर रहा है या छोटा काम कर रहा है, ये आपकी सोच है। लेकिन प्रोफेसर और जेनिटर सेम है, हम लोग सेम जगह पे सेम आइडेंटिटी के साथ रहते हैं, लेकिन हमारी सैलरी सेम नहीं है, क्योंकि हम दोनों परफॉर्म अलग अलग करते हैं। तो मैं शूद्र हूं जब मैं अपने घर में खुद झाड़ू लगाता हूं। सेवा करना बुरी बात नहीं है,
जैसे प्रधान सेवक मोदी जी अपने आप को कहलाते हैं, वो अगर आप वर्ड हटा दें सेवक की जगह तो आएगा प्रधान शूद्र हैं वो। मैं जब अपना काम करता हूं तो मैं शूद्र हूं, जब मैं पढ़ाई लिखाई करता हूं तो ब्राह्मण। और ब्राह्मण का मतलब भी कोई ये कास्ट नहीं, ब्राह्मणा जो सही मतलब है वो है कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो वर्ल्ड जो हमारे यहाँ क्रिएशन थ्योरी है वो जुडाइज्म की, या अब जो आप ये जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन की क्रिएशन थ्योरी जो ओवर सिंप्लीफाइड है, हमारे यहाँ वो नहीं है। हमारे यहाँ वर्ल्ड जो है इसकी रियलिटी और कॉन्शियसनेस पे जाके बातचीत की गई है कि जो ये एग्जिस्ट कर रहा है ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी का परसेप्शन है। और जो आप समझ रहे हो, जो देख रहे हो, वो आपका कॉन्शियसनेस है, वही ब्राह्मणा है। वो कॉन्शियसनेस ही आपको जो है आपकी इटर्निटी या लाइफ है। जो आप नहीं देख पा रहे हो, जो नहीं परसीव कर पा रहे हो, जिस चीज के लिए आप कॉन्शियस नहीं हो, वो इट्स सच ए कॉम्प्लिकेटेड एंड डीप थ्योरी कि आप उसको जितना पढ़ेंगे आपको हैरानगी ज्यादा होगी कि दे कुड गो टू सच अ डेप्थ to explain that what we see, what we are, it's not that easy. ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल सर, अगर किसी तरीके से अगर आप जैसे बता रहे हैं कि इंडिया की साइंस और टेक्नोलॉजी को पीछे की तरफ रखा गया और इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, तो अब तो ऐसा टाइम है कि अब सोशल मीडिया भी है और भी कई जगह पे बात होती है, तो इसको लेकर आना चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग कर एशिया रहे में हैं, इतना काम हो रहा है, होना चाहिए। लोग कर रहे हैं, इसको एक दिन में नहीं लगेगा ना। जितनी पब्लिकेशन हाउसेज हैं, जितने अच्छे टीवी चैनल्स हैं, ये उन पे तो इनके लोग बैठे हैं। आप अब मैं किताब लिख दूं, छपना भी तो चाहिए। और देखिए लोगों का माइंडसेट बन चुका है कि वो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब पढ़ेंगे। अब अगर मेरी किताब ओयूपी नहीं छाप रहा है तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं, वो कहेंगे ये तो घटिया किताब है। नहीं तो सर, अब तो आईफोन और सब कुछ आपके यहाँ जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो होपफुली कई चीजें जो हैं वो अब चेंज होंगी वक्त के साथ, लोग देखेंगे भारत की हमें तरफ। नॉलेज को क्लेम करना है। इंडिया कंज्यूमर ऑफ नॉलेज बन गया है, इंडिया क्रिएटर ऑफ नॉलेज था भाई। कंज्यूमर ऑफ नॉलेज इज अनदर फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। आप बिल्कुल। दूसरे का, जब आप अपने को दूसरों के नॉलेज के थ्रू देखते हो ना, तो आप फिर गुलाम ही रहते हो सारी जिंदगी। आप सोचने और समझने की क्षमता तब रखोगे जब आप ज्ञान का निर्माण कर पाओगे। ज्ञान का निर्माण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। भारत ने ज्ञान का निर्माण किया था और आज भी है वो। इसीलिए भारत जो है अब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके लोग, अब जैसे देखे मोदी जी ने किया क्या यहाँ पे, नोटबंदी के बाद लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब तो क्या होगा, अब तो जैसे होगा। लेकिन जो बच्चे थे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चे थे, उन्होंने वो तोड़ निकाला कि आज मैं, आरजू जी, इंडिया में मैं जून में आया हूं, आज तक मैंने कैश नहीं रखा। मैं वो जहां मोबाइल है जेब में तो हम कॉन्फिडेंट है। मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2 रुपए की चीज खरीदूंगा या मैं 2000 की चीज खरीदूंगा या मैं 20,000 की चीज खरीदूंगा। मोबाइल है तो मुझे पता है कि मैं परेशान नहीं होऊंगा कैश का। मुझे ऑटो वाले को पैसे देने में दिक्कत नहीं होगी, मुझे 2 रुपए का मिर्चा लेने में दिक्कत नहीं होगी, धनिया लेने में दिक्कत नहीं होगी, सब्जी लेने में दिक्कत नहीं होगी, किसी सुपर स्टोर में जाके ब्रेड अंडे ऑमलेट लाने कोई दिक्कत नहीं है। आप चले जाइए मोबाइल के साथ। सही। तो ये है बच्चों की ताकत। आज जर्मनी का, अगर आपने देखा होगा, जर्मनी के जो वो थे एम्बेसडर, उनका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था आरजू जी, कि उनको जो है वो सिखा रहा है कि वो कुछ मिर्च या सब्जी की दुकान से खरीद रहे थे। एक रोड पे सब्जी की दुकान थी और उसके बाद उन्होंने पेमेंट किया, वो पेमेंट हो गया, तो उनका जो एम्बेसडर का वो था जो पीए, उनको दिखाता है देखिए हो गया पेमेंट, अब पैसे की जरूरत नहीं है। ये जर्मन, मैं जब जर्मनी में गया ना, मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला, तो हमारा जो फिनटेक है, ये बैंकिंग सर्विसेज का, इनसे बहुत आगे है। हमारे यहाँ जब पैसे आपने पैसे निकाले तो आपको मैसेज आएगा, पैसे कितने कटे उसका मैसेज आएगा। उनके यहाँ नहीं आता था। तो मैंने अपने जर्मन बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा यार हमारे यहाँ ऐसा आता है कि पैसा निकला, ये हुआ, मोबाइल बैंकिंग हम लेना चाहते हैं, वो है। तो वो बोली कि नहीं अभी हम लोग का ये सिस्टम नहीं है, ये है वो है। नहीं था उनके पास। इंडियन हमारे यहाँ है, आगे है। हमारे यहाँ है सर, मोबाइल बैंकिंग है हमारे यहाँ। पैसे डिपॉजिट करें या पैसा जो है वो ले, कोई जाके एटीएम भी अगर चलाए तो भी हमारे पास मैसेज आ जाता है हर तरह का। और अगर कहीं पर भी 6-7 साल 2015 की बात बता रहा हूँ, उस समय की बात। अब तो हर जगह हो गया है। बिल्कुल। खैर बहरहाल इंडिया को हम समझ सकते हैं कि वो काफी चीजों में आगे है, लेकिन वही बात है कि इसको हाईलाइट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। थैंक यू।